भट्ट साहब, शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, मैं आगाज़ आपसे ही करूंगी क्योंकि अभी ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, आई गेस इस पे तो रोशनी डाली है कि आखिर क्या स्पेशल एग्रीमेंट होने जा रहा है। एग्रीमेंट के हवाले से जो टीम यहाँ पहुँच रही है, क्या JD वैंस, क्योंकि पहले तो ऐलान कर दिया था ट्रंप की जानिब से, अभी भी कोई रिप्रेजेंटेटिव का ऐलानात किए गए हैं, और इस्लामाबाद कैसे वेलकम करने को तैयार है अगेन पीस टॉक को? दुरुस्त फरमा रही हैं काबिल एहतराम फिजा। देखें, पाकिस्तान को इस बात का इल्म है कि ट्रंप ने इस जंग से निकलना है। अब निकलने के लिए उसको रास्ता चाहिए, जरा इज्जत भी बचानी है, सेफ पैसेज जो उसको भी चाहिए। अब इसके लिए आज इतवार के रोज अनाउंस किया है ट्रंप ने, और जो मेहमान इस दफा हैरान कुन, मेरे लिए सबसे बड़ी खबर तो ये है कि JD वैंस जो कि कामयाब दौरा करके गए थे पाकिस्तान से, अब JD वैंस जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। अब उनकी जगह एक हार्ड लाइनर हिटर आ रहे हैं। वैंस को समझा जाता है कि ये निगोशिएशन बहुत ज़रा सॉफ्ट अंदाज में करते हैं, जबकि ट्रंप के जो दूसरे बैट्समैन हैं उनका नाम विटकॉफ है। विटकॉफ एग्रेसिव बैट्समैन है, वो तेज खेलता है, और उसके साथ उनके दामाद जो जेरेड कुशनर हैं वो भी तशरीफ ला रहे हैं। यानी दो बंदों का पेयर जो है अब ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान में लैंड करेगा। मंगल के रोज ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे, और उम्मीद है मुझे कि मंगल के रोज से पहले ईरान के अफराद भी यहाँ आ चुके होंगे। इस्लामाबाद में 99.9% तैयारियां भी इस वक्त मुकम्मल की जा रही हैं, और रेड जोन जो है इसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ऑलरेडी बंद कर दिया। आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इस वक्त उसको भी बंद कर दिया गया है। मेट्रो भी बंद हो रही है, मेट्रो सर्विस भी शायद बंद कर दी। जी हाँ, बिल्कुल रेड जोन समेत बिल्कुल जैम पैक किया जाएगा, क्योंकि देखे ना, विटकॉफ का आना और जेरेड कुशनर का आना अमेरिका से, फिर ईरान के मोज़ीन का आना, तो फिर ये सारी बातें तो बहुत बड़े लेवल पे चली जाएगी। लेकिन फिजा आखिरी दो लाइनें मैं जरूर अर्ज करूंगा, वो सिर्फ ये है, जब तक ट्रंप अपनी जबान को थोड़ा सा हल्का नहीं करेंगे ना, ये मुज़ाकरात होने मुश्किल से मुश्किल होते जाएंगे। ट्रंप ने निकलना है, ये नवश्ता दीवार है। आज सुबह जो मुलाकात हुई है, पूरी ट्रंप की सारी कबीना बैठी है, उस कबीना में बैठकर जो गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने मशवरा किससे किया फिजा, ये बताएं? सैयद आसिम मुनीर साहब से सिचुएशन रूम में बैठ के जब मशवरा किया है ना भट्ट साहब, तो उन्होंने फ़ोन उनको किया है, और उसके बाद ही ट्रंप ने जो है ये ट्वीट की है। और अब वो जो किलिंग मशीन्स ईरान को कह रहा है, खुद तो वो तशरीफ़ नहीं ला रहे। चिश्ती साहब की तरफ चलते हैं, और चिश्ती साहब, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे कि डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान आएंगे। पहले तो यही था कि मुज़ाकरात पता नहीं होंगे नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी देख के तो यही नज़र आ रहा है, और अब उनके बयान से भी कि भाई मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। ट्रंप की आमद अलबत्ता अभी भी ना कुछ चांसेस 50-50 हैं। भट्ट साहब, जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी अभी सिर्फ 1.5 महीना पहले की एक हिस्ट्री से कनेक्ट करना चाहूंगा। वो ये है कि आपने देखा कि ईरान का एक बहरी जहाज ईरानियन नेवी का हिंदुस्तान गया था एक गुडविल और फ्रेंडशिप टूर पर, और जंग शुरू हो गई ईरान और अमेरिका की। तो अमेरिका के इस जंग के बाद आपने देखा कि इंडिया ने उसको अपने कोर्स से सेल ऑफ करवा दिया था बैक फॉर ईरान, और उसको रखना चाहिए था, उसको होस्टिंग करते रहना चाहिए था, या भिजवाना था तो अमेरिका से हाईएस्ट डिग्री ऑफ एश्योरेंस के साथ उसको वापस सेफ पैसेज लेके वापस जाने देना चाहिए था। हिंदुस्तान ने उसको ना सिर्फ भिजवाया, बल्कि अमेरिका ने उसको हमला कर दिया, सबमरीन के एक टॉर्पीडो मारा, और वो डूब रहा था तो इंडियन नहीं मदद करने गए, श्रीलंकन गए। तो ये मैं सिर्फ लिंक आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करना चाहता हूँ। ये हॉस्पिटैलिटी के बहुत ज्यादा, क्या कहना चाहिए, मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता, कि एक बुरी मिसाल है कि आपका मेहमान घर पर आया हो, आप उसको सेल ऑफ करवाएं और उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम ना करें। जब ईरानियन हमारे ये जो लीडर्स तशरीफ लाए थे यहाँ पर, इसमें तो कोई राय नहीं है कि इजराइल से कंटिन्यूस थ्रेट है उनको जब ये लगा कि ये उनको निशाना बना दिया जाएगा, क्योंकि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए थे, नाकाम तो नहीं मैं कह रहा, कामयाब नहीं हुए थे या फाइनल नहीं हुए थे, तो उनको ये खतरा था कि उनके जहाज को रास्ते में या लैंडिंग के वक्त हमला करके इन लीडर्स को, दोनों लीडर बहुत प्रोमिनेंट थे, उनको एलिमिनेट, खुदा न खास्ता शहीद कर दिया जाएगा जी। तो इस शक की बुनियाद पर कि क्योंकि वो हमारे मेहमान थे और हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए थे, तो हमारी मेहमान को जिम्मेदारी थी एज अ मेजबान कि हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। जो नंबर ऑफ जो आप बता रहे हैं रॉयटर का, वो मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से मैं जहाजों के नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि पाक फिजाइया ने अनयूजुअल, बोल्ड और बहुत ही करेजियस मिशन किया। इस तरह के हमारे प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं होते। एयरफोर्स आमतौर पर जाहिर है, या तो अगर प्रोटोकॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मैं बात करूं तो आमतौर पर जब पाकिस्तान की फिजाई हदूद में कोई दाखिल होते हैं जहाज, तो हम उनको रिस्पेक्ट के तौर पर प्रोटोकॉल देते हैं, उनको एस्कॉर्ट करके एयरबेस पर लाते हैं। तो ट्रेडिशनली पाकिस्तान की फिजाई हदूद के अंदर आना या रवाना होना, वहां तक हमारा मैंडेट आमतौर पर होता है।
ये हमारे बियॉन्ड टेक्स्ट बुक किया पाक फिजाइया ने। जाहिर है मिलिट्री लीडरशिप ने, CDF ने और पाक फिजाइया के सरबराह ने आपस में मशवरा किया। ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि इसके बाद उन्होंने देखा कि अगर ये खुदा ना खास्ता इन मेहमानों को कुछ हुआ तो जाहिर है हम एक ना सिर्फ डीरेल हो जाएगा, लेकिन एज ए नेबरहुड, एज ए ब्रदर और एज ए होस्ट हमारे लिए एम्बैरेसमेंट हो सकती है। तो उस एम्बैरेसमेंट को और उस गुडविल को और एक भाईचारे को और एक एलिमेंट ऑफ मैसेज देना कि अगर आप हमारे मेहमान हैं तो आप सेफ हैं, तो उनको ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया गया, उनको डेविएशन करके, डिसेप्शन प्लान करके, जो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हमारे दुश्मन सुनते हैं ऐसी बातें, तो उनको एक डिसेप्शन प्लान के तहत ना सिर्फ ले जाया गया बल्कि पूरे एरिया को, ये मैं कब कंफर्म कर सकता हूं, जब तक वो लैंड नहीं किए पाक फिजाइया के जहाजों ने उनको सैनिटाइज भी किया कि दुश्मन का कोई जहाज, कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई इस एरिया में मौजूद ऐसा इन जहाजों को थ्रेट तो नहीं कर सकता। तो पाक फिजाइया के फुली ना सिर्फ अलर्ट थे बल्कि ऑल द वे टिल लैंडिंग उन्होंने उसको इंश्योर किया और उसके बाद वो अपना रिटर्न बैक उन्होंने बेस पे किया, जो कि अनयूजुअल है और इसमें बहुत बड़ा खतरा था। और आप एग्री करेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता हमको कोई थ्रेटन हो जाता कोई जहाज, तो फिर पाक फिजाइया के जहाजों ने एंगेज करना था थ्रेट, चाहे कोई से भी हो। ये भी मैं आपको श्योर कर सकता हूं कि वो कन्विक्शन थी उनकी कि हमने हर कीमत पर अपनी कीमत अदा करके अपने मेहमानों को अपने होम स्टेशन पर, होम बेस पर खैरियत से पहुंचाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। ये बहुत कमेंडेबल जॉब है मिलिट्री लीडरशिप का, खास तौर पर इतना बोल्ड डिसीजन जिसके अंदर रिस्क भी हो सकता था, हमारी एंगेजमेंट भी हो सकती थी, हमारी फाइट हो सकती थी किसी जहाज से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त खौफ है दुनिया के कि हमें एंगेज करने का मतलब दुश्मन समझता है। और फिर यही खूबसूरती और यही तो वो एक ट्रस्ट लेवल है जो ईरान को हम पर है, जिसका हमने सही मानों में कीमत भी अदा की है। और ये अनयूजुअल जो इवेंट पूरा हुआ है, जिस तरीके से हम छोड़ के आए, हाउ ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन। अच्छा चिश्ती साहब, अब यूरेनियम अफसुर्दगी का एक बहुत ज़्यादा मसला है। पहले तक तो अमेरिका ने ये अपने मुँह से निकाला ही नहीं था कि अब वहाँ से यूरेनियम इनरिचमेंट को कम करें, फॉर 10 ईयर्स उसका एक कैप दे दें या 20 ईयर्स का, ये चल रहा था। अब कह रहे हैं इसको अमेरिका मुंतकिल करें, जिस पर ईरान राजी नहीं है। तो और ये भी खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए राजी है। तो क्या हो सकता है मुज़ाकरात की टेबल पर? क्या हम लोग जाएंगे? ये ज़्यादा सिचुएशन क्रूशल नहीं हो जाएगी अगर पाकिस्तान इस तरीके से वहाँ जाके, या IAEA को ही जाना चाहिए? मेरा ख्याल ये है फिजा कि इनको अमेरिका को तो जाहिर एक प्राइड और ऑनर की वजह से वो हैंड ओवर नहीं करेंगे, तो वो ईरानी लोग तो इसको एक किस्म का सरेंडर समझेंगे कि हमने शायद कॉम्प्रोमाइज कर दिया सॉवरेनिटी पर, जिसके लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 40 दिन जंग लड़ी है। तो मेरा तो मशवरा ये सिंपल, या मेरा एनालिसिस तो ये होगा, या मेरी तजवीज़ ये होगी कि ये सब कुछ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेरे साया होना चाहिए। आप याद करें कि 2015 में जब ओबामा के टाइम पर एक एग्रीमेंट किया गया था JPCO, तो उस वक्त भी एक एग्रीमेंट के तहत तमाम की तमाम जो इंस्पेक्शन करनी थी, फॉलो अप में, वो IAEA ने ही करनी थी। तो 2015 से लेकर 18 तक उन्होंने बहुत सारी विजिट्स भी किए, उन्होंने इंस्पेक्शन भी की। कोई भी सीरियस वायलेशन ईरान के जुमरे में उन्होंने नहीं नोट की उन 3 सालों में। जब प्रेसिडेंट ट्रंप 2018 में आए तो इन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया, रिवोक कर दिया उस एग्रीमेंट को। जब 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ था तो सबसे ज्यादा परेशानी इजराइल को हुई थी। तमाम यूरोप इंक्लूडिंग इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन और नेटो ने इसको सपोर्ट किया था। 2018 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको अबंडन कर दिया तो सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन नेतन्याहू ने की थी अबंडन करने पर। तो मैं ये करता चलूं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली रिस्पेक्टेड इदारा है, उसी को एंगेज होना चाहिए, फिर वो इसकी डिस्पोजल करे। तो मेरा ख्याल है उसमें हमारा एलिमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी भी रहेगा और एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म भी वही दे सकते हैं। सर, ये तो मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाने, ये पहले तक तो ये थी नहीं तजवीज़ में कहीं पे भी मुज़ाकरात में कि वो अमेरिका मुंतकिल करे। तो अभी आपको लग रहा है कि ये मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं या अभी भी डराना धमकाना और उसी स्टाइल में रहना चाहते हैं, दबाव ही बढ़ाना चाहते हैं, मुज़ाकरात की तरफ सीरियस नहीं? अब देखें ना, 10 ईयर्स 20 ईयर्स से एकदम से जी अमेरिका मुंतकिल करे, ये आ गया बात। फिजा, ये बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ पोस्चरिंग और बार्गेनिंग लिवरेज के तौर पे ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं कि स्टार्ट आप अमेरिका से करें, फिर IAEA पे एग्रीमेंट हो जाए। अगर आप पहले दिन से ही कहें कि आपकी मर्जी से हम कर लेंगे तो फिर एग्रीमेंट आमतौर पर नहीं होता। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी एक विक्ट्री दिखानी है कि हमने IAEA के हवाले किया। तो आई थिंक बार्गेनिंग टूल के तौर पर वो अमेरिका से शुरू करते हैं या इतनी सख्त शराइत रखते हैं कि बाद में जब आपको लगे तो आपको लगे कि हमने इतना मजबूर कर दिया अपने लोगों को, वो कह सकें इलेक्शन के दौरान कि हमने इस हद तक ईरान को स्क्वीज किया कि उसने हमारी ये बात मान ली और ये बात मान ली। तो आई थिंक ये बार्गेनिंग चिप होता है। देखिए, इस वक्त इस एनरिच्ड यूरेनियम की डिस्पोजल करना जरूरी है कि जगह जरूरी
जरूरी नहीं है कि कौन करेगा। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया का जिस पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए वो IAEA होनी चाहिए। जी, तो जी। उसी को हवाले करें, वो मेथडोलॉजी करें और वो एक सर्टिफिकेशन इशू कर दे कि हमने कर दिया डिस्ट्रॉय। तो आई थिंक सबसे सेफ वही तरीका है, बजाय हम इसको मैटर ऑफ ईगो या फॉल्स प्राइड के सेंस में इसको लें कि ये मैंने किया है या उसने किया है या उसको नीचा दिखाया या उसको नीचा दिखाया। राइट।